नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के जरिए, जिसका कि एक ही वीडियो इससे पहले आया है और वो काफ़ी लंबा था, 2 घंटे से ज़्यादा समय का था, तो उसके बाद ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर रहे थे, जिसे कि लिस्टिंग कहा जाता है। और ये फैक्चुअल फॉर्मेट है, लिस्ट के रूप में हम इसे देखते हैं ताकि रिवीजन करने में सुविधा हो। डिटेल में आप पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं या PDF से पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले ये आवश्यकता आपकी भी होती है और आपको ऐसा लगता है कि जितना भी कुछ मैंने पढ़ रखा है उसे एक जगह इकट्ठा करके एक बार देख लिया जाए, एक सरसरी निगाह उस पर डाल दी जाए, तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आइए, इसमें भौतिक विज्ञान हमने कंप्लीट कर लिया था, रसायन विज्ञान के भी जो जरूरी तथ्य थे उन्हें देख लिया था। ये जीव विज्ञान वाला हिस्सा है। कोशिका से शुरुआत करते हैं। तो कोशिका एक सामान्य शब्द आप देखते हैं और इसके कई सारे अंग होते हैं। तो कोशिका के अलग अलग हिस्सों और कोशिका से संबंधित चीज़ों की खोज करने वाले यहाँ वैज्ञानिकों के नाम दिए। इन्हें देखिए, तो कोशिकाएं और उसके खोजकर्ता। सबसे पहले यहाँ पे गाल्जी काय का नाम दिया है। तो गाल्जी काय के खोजकर्ता जॉर्ज गाल्जी थे, इन्हीं के नाम से इसको गाल्जी काय कहा गया। माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखने वाले सी बेंडा थे। ये कोशिका का पावर हाउस होता है। इसके बाद स्फीरोसोम है, इसको पर्नर ने खोजा था। क्रोमेटिन के खोजकर्ता फ्लेमिंग थे। केंद्रिका के खोजकर्ता फोंटाना थे और राइबोसोम को खोजने वाले पैलेट थे। जीव द्रव्य के आविष्कारक डुजार्डिन थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जीव द्रव्य बनाया था या माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करके लोगों को बताया था। किसी जीवित कोशिका के अंदर या मृत कोशिका में भी कभी कभी खोज होती है, तो इसमें इन्होंने देख कर ही बताया था, इसकी संरचना का अध्ययन करके बताया था कि ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर उपस्थित होती है जिसका कि एक ये संभावित काम होता है, और इस पर आगे लंबे लंबे शोध हुए थे। इसके बाद देखें यहाँ पर केंद्रक कला। तो केंद्रक कला को खोजने वाले हर्टविग थे। केंद्रक को खोजने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। स्टिम्चर का नाम आता है, इन्हें स्टिम्पर कहा जाता है। असल में कई सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो कि स्पेलिंग और हिंदी में लिखे हुए में फ़र्क होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को इन्होंने खोजा था, यहाँ आप देख रहे हैं। तारक काय के खोजकर्ता कौन थे? ये M. बोवेरी थे। फिर नीचे आप क्रोमोसोम को देखिए, हॉफमेस्टर के द्वारा इसको खोजा गया था। अंतर्द्रवी जालिका को पोर्टर ने खोजा था और लाइसोसोम को क्रिश्चियन जी डुवे ने खोजा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप नई टेबल को देख रहे हैं। अब यहाँ वाइटामिन दिए हुए हैं, उनके स्रोत दिए हुए हैं और उनकी कमी से जो रोग हो जाते हैं, मतलब शरीर में इनकी कमी से और अधिकता से भी रोग हो जाते हैं। जो शरीर में संचित ना होने वाले विटामिन होते हैं, उनको तो अगर आप ज़्यादा डोज में ले लेंगे तो उसका कोई खास नुकसान नहीं होगा, हालांकि उसके भी दुष्प्रभाव होते हैं। लेकिन जो शरीर में इकट्ठा होने वाले विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन A है या विटामिन D है, तो इस तरह के जो है इनका अगर आपने ओवर डोज ले लिया तो ये भी नुकसानदेह हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर हम कमी ही देखेंगे, क्योंकि कमी वाले ही पूछे जाते हैं। तो विटामिन A यानी रेटिनॉल इसको केमिकली कहा जाता है। रतौंधी इसकी कमी से हो सकती है। जीरोप्थैलेमिया हो सकता है। संक्रमण बहुत तरह के हो सकते हैं, मतलब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। त्वचा की कोशिकाओं में बदलाव हो सकते हैं, मतलब त्वचा के रोग हो सकते हैं। स्रोत आपको कहाँ कहाँ से इसके मिल सकते हैं? तो आपका यकृत जो है वो एक स्रोत है। इसके अलावा गाजर, हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंडा और मछली का तेल। यकृत का मतलब ये नहीं है कि अपना लिवर खा लेना है। इसका मतलब ये है कि आपका लिवर भी कुछ मात्रा में विटामिन A को स्टोर करके रखता है। और विटामिन B1 ये थायमिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो रासायनिक नाम है इसको अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पहचानना आवश्यक है। बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध और जो चावल का ऊपर का सतह होता है, मतलब धान की जो भूसी होती है, उसमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए, जो मिल का दरा हुआ चावल होता है। इसके बाद विटामिन B2 है, जिसको कि राइबोफ्लेविन कहा जाता है। कीलोसिस इसकी कमी से हो जाता है, यहाँ चीलोसिस लिखा हुआ है। तो ये जो कीलोसिस है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पनीर खाना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। बाकी अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, मांस, इन सब का सेवन कर सकते हैं। यीस्ट जो है उसमें भी इसका अच्छा खासा भंडार पाया जाता है, जो खमीर होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B3 की अगर बात करें तो इसकी कमी से चर्मदाह या फिर पेलाग्रा नाम का जो रोग है वो हो जाता है। चमड़ी से संबंधित ये भी विकार है। और नियासिन या निकोटिनिक एसिड इसको कहा जाता है। नियासिन कहा जाए या निकोटिनिक एसिड कहा जाए, आप तुरंत समझ जाइए कि वो विटामिन B3 है। अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो यीस्ट में पाया जाता है, मांस के अंदर होता है, मछली में होता है, अंडे में होता है। इसके अलावा दूध में होता है, जो फलीदार सब्जियाँ होती हैं उनमें होता है, जैसे कि सेम है, मटर है, या इस तरह के और होते हैं, मतलब अलग अलग सब्जियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप विटामिन B5 को देख रहे हैं, जो कि पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और ये जो पेंटोथेनिक एसिड है, अगर इसकी कमी हो जाए तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा बढ़ोतरी रुक जाती है और चमड़ी के तमाम रोग होते हैं।
तो मूंगफली का सेवन आपको करना चाहिए, गरीबों का बादाम इसको कहा जाता है। इसके अलावा अंडे, दूध और मांस इनका सेवन करना चाहिए। ये सब जो है ना, हालांकि अब ये भी इतना महंगा हो गया है कि गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर बाकी जो बादाम और काजू है उससे तो सस्ता ही है और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो अगर आप पीनट बटर का सेवन करते हैं तो उससे भी आपको ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। अदरवाइज दूध और जो अंडा मांस है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये आपका पैंटोथेनिक एसिड है। हेयर डाई खरीद कर सिर में पोतने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों को खाएं, तो आपके बाल देर से सफ़ेद होंगे। हालांकि जो उम्र का प्रभाव है वो तो होगा ही। इसके बाद देखिए विटामिन B6, तो पायरिडॉक्सिन इसको कहा जाता है रासायनिक तौर पे, और इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसका परसेंटेज नीचे जाने लगता है। इसके अलावा चमड़ी के रोग होते हैं और मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, मतलब विचित्र ढंग की ऐंठन शुरू हो जाती है। ये ज़्यादा कमी की स्थिति में होता है और इसके स्रोत के तौर पे आप दूध को ले सकते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के विटामिन और जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं लगभग सभी उपस्थित होते हैं, थोड़ा कम ओबेश मात्रा में। यीस्ट में भी ये पाया जाता है और अनाजों में होता है, सभी अनाजों में लगभग थोड़ा थोड़ा होता है और मांस के अंदर पाया जाता है। विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। बालों का झड़ना इसकी वजह से हो सकता है, मतलब इसकी कमी से हो सकता है, और चर्म रोग हो सकते हैं। तो विटामिन B परिवार के जितने भी सदस्य हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि अगर वो कम हो जाए शरीर में तो पहले चमड़ी और बाल आपके प्रभावित होंगे, सबसे पहला असर उसका वही दिखेगा, और उसके बाद जो अंदर के गंभीर लक्षण हैं वो प्रकट होने लगेंगे। तो इसके भी स्रोत के तौर पर आप गेहूँ को ले सकते हैं, सब्जियाँ, फल हैं, मांस है, अंडा है, इन सबसे ये प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9 को देखिए, जो कि फोलिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है, यानी एनीमिया हो सकता है और वृद्धि रुक जाएगी। हरी सब्जियों में पाया जाता है, फलियों में पाया जाता है, मांस और अंडे में होता है, खमीर में होता है, मतलब यीस्ट में होता है। साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से घातक रक्त क्षीणता होती है, मतलब एनीमिया भी बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है और ये जल्दी ठीक भी नहीं होता है, खून का बनना ही रुक जाता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसी पर रोक लग जाती है और ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह। तो ये चीज़ है, प्लस तंत्रिका तंत्र भी गड़बड़ा जाता है। तो ये मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें भी पाया जाता है। तो अगर आप आंत की किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे भी आपको ये जो साइनोकोबाल्मिन है इसकी कमी हो सकती है। इसके बाद विटामिन C को देख लीजिए, ये एस्कार्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है, प्लस आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो विटामिन C और जिंक का डोज जब कोविड-19 का दवा का दौर चल रहा था, मतलब सबको कोरोना पकड़ लिया था, तो वैसे में डॉक्टरों की लिस्ट में था, मतलब WHO की जो मेडिसिन की लिस्ट जारी हुई थी उसमें इसको शामिल किया गया था इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे। इसमें जिंक भी मिला हुआ, मतलब लिम्सी जैसी जो टैबलेट होती हैं उनको प्रेस्क्राइब किया गया था। तो स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है, प्लस दांत के और बहुत सारे रोग हो सकते हैं। आंवला में ये प्रचुर मात्रा में होता है, नींबू के परिवार के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब में ये पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर में भी होता है, ऑक्जेलिक के अलावा ये साइट्रिक एसिड, माफ कीजिएगा, एस्कार्बिक एसिड भी पाया जाता है और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। तो ये है। और कैल्सीफेरॉल को तो आप जानते ही हैं, ये विटामिन D है। ऑस्टियोमैलेशिया ये बड़ों में पकड़ा देता है और बच्चों को सूखा रोग पकड़ लेता है, जिसको कि रिकेट्स कहते हैं। जरा सा आघात लगा तो हड्डियां टूट के बिखर जाएंगी और बच्चे बड़े ही कुपोषित दिखाई देते हैं। तो ये है रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया का जन्मदाता। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है, मछली के तेल में भी जो कॉड मछली का लिवर ऑयल होता है उससे ये प्राप्त होता है। और साथ में मक्खन, अंडा और सूर्य का जो प्रकाश संश्लेषण, इसीलिए कहा जाता है कि जो सनलाइट है उसमें कुछ देर रहना चाहिए, इससे विटामिन D की पूर्ति अपने आप हो जाती है। और विटामिन D का सप्लीमेंट या विटामिन A या इस तरह के जो शरीर में रुकने वाले विटामिन होते हैं उनका सप्लीमेंट लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ओवरडोज ना हो। नहीं तो अगर ओवरडोज हुआ तो इसके दूसरे नुकसान, जैसे कि अब ये कैल्सीफेरॉल है, ज़्यादा अगर आपने डोज में ले लिया। कॉड लिवर ऑयल है, अगर आपका एक का कैप्सूल का डोज है, आपने 4-4 लेना शुरू कर दिया तो इससे किडनी स्टोन और तमाम तरह की और समस्याएं हो सकती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए विटामिन दिया है, विटामिन E यानी टोकोफेरॉल इसको कहा जाता है केमिकली, और प्रजनन क्षमता इससे कम हो जाती है और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। और ये गेहूं का जो अंकुर का तेल होता है, मतलब उसका जो अंकुर लगता है गेहूं का, उसके अंदर जो तेल निकलता है वहाँ पे पाया जाता है। अंडे की जर्दी में होता है और सोयाबीन में भी होता है। इसके बाद देखिए विटामिन A, ये नैप्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। जो चोट लगने पर खून का थक्का जम जाता है, कुछ देर तक तो खून बहता है, उसके बाद अपने ही रुक जाता है, आप कोई भी प्रयास न भी करिए, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? ये जो नैप्थोक्विनोन है यही वहाँ पे काम करता है। और हरी सब्जियों में ये पाया जाता है, आंत के बैक्टीरिया में होता है, अंडे और सोयाबीन के अंदर होता है। ये सब हमने देखा। अब रोग और जीवाणु यहाँ नीचे दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। तो रोग में यहाँ हैजा सबसे पहले, और ये जीवाणु से होता है। जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं पहले उन्हीं को देख रहे हैं, फिर विषाणु और कवक वाला भी देखेंगे। तो हैजा जो है वो विबियो कॉलेरी नाम के जीवाणु के द्वारा होता है। डायरिया का फैलाने वाला जो वाहक बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग जो है इसको पास्चुरेला पोस्टिस या फिर यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा फैलाया जाता है। कोढ़ नाम का जो रोग है इसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलाया जाता है। और जो तपेदिक यानी यक्षमा कहा जाता है, क्षय रोग, ये एक ज़माने में लाइलाज बीमारी हुआ करता था।
तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा इसको फैलाया जाता है, मतलब ये इसका वाहक बैक्टीरिया होता है। डिप्थीरिया को फैलाने वाला ये एक बैक्टीरिया ही है और इसका नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसके बाद सुजाक या गोनोरिया है जो कि एक लैंगिक बीमारी है और ये निसेरिया गोनोराई के द्वारा फैलती है। सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनिया पैलिकम के द्वारा या पैलिडम इसको कहते हैं, उसके द्वारा फैलता है जो कि एक जीवाणु है। काली खांसी या पर्टुसिस या कुकुर खांसी इसको कहा जाता है, मतलब खांसने पर कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज़ें आती हैं, तो इसको हीमोफिलस पर्टुसिस के द्वारा फैलाया जाता है। इसको जो फैलाने वाला वाहक बैक्टीरिया है उसे हमने देखा। और धनुष टंकार इसको लॉक जा कहते हैं और सामान्य बोलचाल में हम लोग टिटनेस बोलते हैं। तो टिटनेस इसके बैक्टीरिया के नाम पे ही बोला जाता है। इसका जो फैलाने वाला वाहक बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। बड़ा ही दर्दकारक ये रोग होता है, मतलब एक बार अगर हो गया जंग लगे लोहे के संपर्क में आने पर, चूंकि वहाँ पर ये जीवाणु उपस्थित होता है, तो ये अगर घाव के अंदर, मतलब घाव के सहारे रक्त के अंदर पहुंचा तो ये पूरे पेशियों में संकुचन पैदा करना शुरू करता है और शरीर जो है वो धनुष के आकार में अकड़ जाता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और शरीर एकदम अकड़ा हुआ बेतहाशा दर्द होती है। तो ये बहुत ही बेकार रोग होता है और फिर सीधे होने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, निमोनिया को देख लीजिए। डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये इसका बैक्टीरिया है। और सिफिलिस जो है ये ट्रेपोनिया पैलिडम के द्वारा फैलता है, जबकि सैल्मोनेला टाइफी ये टाइफाइड फैलाने का काम करता है। टाइफाइड के लिए कौन सी जांच इस्तेमाल की जाती है बताइए, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको टाइफाइड की जांच करवानी है तो आप अगर पैथोलॉजी में जाएंगे तो किस नाम से आपकी रिपोर्ट आएगी, मतलब कौन से टेस्ट के नाम से। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए रोग और उससे बचाव के टीके। जब रोग फैले तो उनसे बचने का उपाय भी इंसान ने खोजा। जैसे कोविड-19 पहले तो एक के बाद एक लाशें गिरना शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद जब वैक्सीन निकली तो कुछ हद तक इस पर कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि पूरा 100% कंट्रोल नहीं है, तो वैक्सीन और टीके ईजाद होते हैं। अब यहाँ देखिए टिटनेस का जो टीका है वो डीपीटी है और डिप्थीरिया के लिए भी डीपीटी, काली खांसी के लिए भी डीपीटी, मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इसमें तीनों बीमारियों के लिए टीके होते हैं। इसके बाद तपेदिक के लिए बीसीजी नाम का जो टीका है वो लगता है। पोलियो के लिए साल्क वैक्सीन होती है जिसको कि पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है। और टाइफाइड के लिए टीएबी नाम की जो वैक्सीन है वो लगती है। मनुष्य में होने वाले कुछ अंतःस्रावी रोग होते हैं, जैसे कि टिटेनी है, तो पैराथार्मोन के अल्प स्रवण के कारण होता है। और वाइरसोल्जिम जो है ये एड्रेनालिन का बहुत ज़्यादा जब स्राव होता है, मतलब उससे जब बहुत ज़्यादा जो हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। मधुमेह मेलिटस यानी डायबिटीज़ मेलिटस इसको कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन जब कम मात्रा में निकलता है, जो लैंगरहैंस दीपिकाएँ होती हैं वहाँ से, बीटा सेल से, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। जो शर्करा की मात्रा है वो रक्त में बढ़नी शुरू हो जाती है और अगर ज़्यादा निकलने लगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी शुगर लेवल नीचे जाने लगता है। एडिसन डिजीज़ जो है ये कॉर्टिन नाम का हार्मोन जब कम निकलता है शरीर से तो होती है। यहाँ आपने देखा कि ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का जब बहुत ज़्यादा स्रावन होता है तो उससे होती है। जो गले की यहाँ की घंटी होती है बीच की, मतलब बीच का उभरा हुआ एरिया है, थोड़ा सूजा सा मालूम होता है और शरीर दुबला होने लगता है, मतलब शरीर पर से मांस गलना शुरू हो जाता है। जैसे थायराइड जब घट जाता है तो सूजन आ जाती है, तो ठीक इसका रिवर्स प्रोसेस इसमें होता है। शरीर पर से मांस गायब होने लगेगा, आप सूखने लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि साथ में आंखें जो है वो बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई देने लगती हैं। और दुखद बात ये होती है कि इलाज हो जाने के बाद ये ठीक भी हो जाए, मतलब नियंत्रित हो जाए, तो उसके बाद भी जो आंखें उभार ले लेती हैं वो फिर अंदर नहीं जाती हैं जल्दी, ये दिक्कत होती है। खैर, इसके बाद सहकायता को आप देख रहे हैं तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका जो है वहाँ से एसटीएच हार्मोन का बहुत ज़्यादा स्रावन होता है, उसकी वजह से ये हो जाता है। घेंघा रोग जो है ये ग्वाइटर कहा जाता है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। लेकिन घेंघा का ही जो एक और रूप है वो थायरॉक्सिन की अधिकता से भी हो जाता है, मतलब वहाँ उभार आपको तब भी दिखाई देते हैं। और मधुमेह इंसिपिड्स ये वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा एक्सोप्थैलिम ग्वाइटर इसको कहा जाता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिक मात्रा में स्रावन के कारण होता है। तो ये कुछ हमने देखा। अब कुछ विशेषताओं से युक्त पौधों को यहाँ देखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा, सबसे लंबी जड़ वाला, सबसे छोटा, ऐसे। तो देखिए सबसे लंबी जड़ वाला जो पौधा है वो आपका एडेनसोनिया डिजिडेटा है। इसको डिजिटेटा या डिजिडेटा कहते हैं। तो ये पौधे का वानस्पतिक नाम है, क्षेत्रीय नाम नहीं है। और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो ये सेक्विया जाइगेंटिया है, इसका नाम आप याद रखिएगा। सबसे अधिक आयु वाला पौधा कौन सा है, तो ये पुयूरेमांडी है। पुयूरोमांडी या पुयूरेमांडी इसको कहा जाता है। और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म आपका जामिया पिग्मिया है। पिग्मिया इसकी पिग्मी नाम से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। ओल्फिया जो है ये सबसे छोटा पौधा, मतलब ऐसा पौधा है जिसमें कि फूल लगते हैं। और सबसे बड़ा आर्किड नस्ल का जो पौधा है वो ग्रामेटोफाइलम स्पेशियोसम है, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे बड़ा बीज जो है वो लोकोडिया का होता है और सबसे बड़ा जो आर्किड का फूल है वो फ्रेमीपीडियम कॉर्डेटम होता है। सबसे बड़ा फल लोकोडिया का है। जब बीज बड़ा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि फल भी बड़ा होगा, तभी बीज बड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया अमेजोनिका की होती है, ये अमेजन के फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसकी लोकेलिटी के हिसाब से इसका बोटेनिकल नाम रखा गया है।
इसके बाद देखते हैं आगे। तो सबसे बड़ा नागफनी का पौधा, नागफनी जो आप गमलों में उगाते हैं वो उतनी ही बड़ी नहीं होती है, उसकी कुछ जो प्रजातियां हैं ना वो काफ़ी जाइंट शेप की होती हैं। तो सबसे विशाल नागफनी का जो पौधा है वो सेरियस जाइनेटस होता है। और इसके बाद सबसे छोटा बीज अगर देखें तो आर्किड का होता है, और सबसे छोटा जो पादप बीज होता है यानी प्लांट सीड होता है वो आर्किड में ही पाया जाता है। सबसे छोटी पादप कोशिका पाई जाती है माइक्रोप्लाज्मा, मतलब कौन सी होती है तो वो पूछा है। और ट्रिलियम क्या चीज़ है? ये सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र है। सबसे बड़ा अंड पादप जो है या पादप अंड जो है ये साइकस का होता है। सबसे बड़ा पुमंग जो है वो भी साइकस का ही होता है। दोनों को आप देख रहे हैं। ट्रिलियम में हमने देखा कि सबसे बड़ा गुणसूत्र, और सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल में पाया जाता है। अच्छा, अब नीचे की चीज़ों को एक बार यहाँ से कवर कर लिया है, साइड वालों को देख लेते हैं। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म हमने देख लिया था और सबसे छोटा भी देख लिया था। सबसे बड़ा आर्किड हमने देखा कि ग्राइमेटोफाइलम है, जबकि सबसे बड़ा आर्किड का जो पुष्प है वो फ्रेमीपीडियम कॉर्डेटम होता है। सबसे बड़ी पत्ती अमेजोनिका की होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़े फूल की अगर बात करें तो ये रेफ्लेशिया आर्डोनाई है, और इसकी जो महक होती है वो कतई अच्छी नहीं होती है, सड़े हुए मांस जैसी महक होती है। जब ये फूलता है फूल, और ये लंबे समय बाद फूलता है, मतलब कई वर्षों का समय इसको तैयार होने में लग जाता है। तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जूओप्सिस जो है ये सबसे छोटा ब्रायोफाइट है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट जो है ये डाउसोनिया है। एजोला ये सबसे छोटा टेरिडोफाइट है, और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लोसम में। सबसे कम गुणसूत्र वाला, देखिए सबसे ज़्यादा गुणसूत्र हमने देख लिए, ये ऑफियोग्लोसम में पाए जाते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला जो पौधा है वो हेप्लापोस ग्रेसिलिस है। इसके बाद देखिए जड़ विहीन एंजियोस्पर्म, ये एल्ड्रोवेंडा है, इसको एल्ड्रोवेंडा कहा जाता है। और हार्डविकिया बाइनेटा ये सबसे कठोर लकड़ी वाला पौधा होता है, या सबसे कठोर लकड़ी वाली वनस्पति होती है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ, जैसे कि सबसे बड़ा बीजांड जो है वो साइकस का होता है, और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है वो यूकेलिप्टस है। और ये ज़मीन से एक दिन में 7 लीटर के औसत के हिसाब से पानी पीता है। तो इस हिसाब से ये पानी की खपत बहुत ज़्यादा करता है, और ये जिन स्थानों पर दलदल पहले रहता था वहाँ उगाया जाता था। विदेशों में इसी हिसाब से इसको पैदा किया गया कि दलदल को ये सुखा देता था, जहाँ पे नमी रहती थी उसको ये सुखाकर कुछ ही समय में समतल जमीन बना देता था। तो अभी अपने भारत में इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो हम लोग खुद ही ग्राउंड वाटर के नीचे जाने से परेशान हैं। तो ऐसे में इसको लगाना ये ठीक नहीं, पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह। कई बार तो ऐसा देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने आप में खुद मूर्खता है, कि वन विभाग अपने ही सौजन्य से यूकेलिप्टस लगवा देता है। होता यह है कि पौधारोपण का कोई बड़ा वाला कार्यक्रम आता है, कोई माननीय पधार रहे होते हैं, और वृक्षारोपण का टारगेट होता है कि भैया इतने लाख जो पौधे हैं ये रोपे जाएंगे पर्यावरण दिवस के मौके पर। और ऐसे में फिर वन विभाग को ऑर्डर मिलता है कि नर्सरी ले आओ, मतलब नर्सरी पौधों की इकट्ठी करवाओ। तो वो आदेश देता है कि इतने पौधे हमें चाहिए, उसमें हजारों की संख्या में यूकेलिप्टस ही आ गया। अब कोई चेक करने नहीं जाता है कि वो पौधे पर्यावरण के लिए उपयुक्त हैं भी कि नहीं। सारे पौधे पर्यावरण अनुकूल होंगे या नहीं होंगे ये आवश्यक नहीं है, पहले जांचना चाहिए। तो असावधानी में उन्हें रोक दिया जाता है। पौधे लगाने से मतलब है चाहे वो कुछ भी हो, और उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं तो वो नुकसान करते हैं। तो ऐसे भी आप यूकेलिप्टस उगे हुए देख सकते हैं, लेकिन ये नुकसानदेह। इसके बाद आगे चलते हैं। और वैसे भी आजकल वन विभाग और सरकार को जो सही में भारतीय संस्कृति के और यहाँ के ग्राउंड लेवल वाले मतलब देसी वृक्ष हैं उन्हें लगवाने में कम रुचि है। लोगों को जो सजावटी पेड़ पौधे हैं, जगह होने के बावजूद, ऐसा नहीं है कि जगह के अभाव की वजह से ऐसे फैसले लिए जाते हैं, जगह होने के बावजूद उनका एक नया शौक निकल आया है कि जितनी विदेशी प्रजातियां हैं उनको हम जरूर रोपेंगे दिखावे के लिए। जो नीम, पीपल और महुआ जैसे यहाँ के लोकल वृक्ष हैं, नीम हालांकि ये विलायती प्रजाति है जो हम लोग यहाँ देखते हैं, लेकिन बरगद, पीपल या महुआ जैसी जो प्रजातियां हैं वो यहाँ की देशी हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की। इनको रोपने का चलन ही खत्म हो गया है, जहाँ जगह है वहाँ भी नहीं रोपते, जबकि ये पर्यावरण के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद आगे देखते हैं, और इनकी आयु भी ज़्यादा होती है, विस्तार भी ज़्यादा होता है, तो एक बार लगाने के बाद ये लंबे समय तक आउटपुट देते हैं। अब देखिए आगे, तो लेमना ये सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा है, और प्ररोह रहित जो पादप होता है वो राइजोफोरा होता है। जबकि सबसे हल्की लकड़ी किसकी होती है? तो सबसे हल्की लकड़ी होती है ओक्रोमो लेगोपस बाल्सा की। ये हमने देखा। इसमें जो विचित्र नाम आप देख रहे हैं ना, ये असल में बोटेनिकल नाम है, जो रीजनल नेम है वो नहीं दे रखे हैं, और इसी नाम से आपको वहाँ विकल्प भी मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख जीव वैज्ञानिकों के नाम और उनका जो वैज्ञानिक योगदान है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है, वो दिया हुआ है। तो पहले तो साल्क का नाम आप देख रहे हैं, इनका पूरा नाम जॉन साल्क था, और पोलियो से बचाव के लिए इन्होंने टीका खोजा था, तो पोलियो की वैक्सीन को साल्क वैक्सीन इन्हीं के नाम पे कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ए, बी और ओ जो रक्त समूह है उनको खोजा था, RH फैक्टर की खोज की थी, और एंटीजन को खोजने वाले भी यही व्यक्ति थे। इसके बाद एजी टेंसले, इन्होंने इकोसिस्टम शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था, और एल्बर्ट सेविन, इन्होंने पोलियो के मुखीय टीके की खोज की थी। इसके अलावा ओपेरिन का नाम आता है, तो रासायनिक विश्लेषण के द्वारा जीवों की उत्पत्ति का पहली बार विस्तृत ब्यौरा इन्होंने दिया था। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जो शब्द है, इसको सबसे पहली बार बेटसन के द्वारा यूज़ किया गया था। असल में जेनेटिक्स जो वर्ड है उसको इन्होंने इस्तेमाल किया था, उसका हिंदी रूपांतरण है अनुवंशिकी। मक्के के गुणसूत्र में पुनर्विन्यास का अध्ययन करके प्लवमान जीन जो होता है उसकी खोज करने वाले ये बारबारा मैक्लीटोंग थे।
प्लवमान जीन के खोजकर्ता, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप यही बारबारा को चुनेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कैरोलस लिनियस, ये वर्गीकी के जनक हैं। जो नामकरण की द्विनाम पद्धति है उसको हम लोग देखते हैं, और इनके किताब का नाम था, इसमें आप देख रहे हैं सिस्टेमा नेचर स्पीशीज प्लांटेरम और जेनेरा प्लांटेरम नाम की जो पुस्तक है उसके ये लेखक थे, और जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान है उसका पिता इन्हें कहा जाता है। क्रिश्चियन बर्नार्ड को आप देख रहे हैं, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे ये पेशे से एक चिकित्सक थे, और मानव हृदय प्रत्यारोपण का जो सफल ऑपरेशन था वो इन्हीं को श्रेय उसका दिया जाता है। हालांकि वो क्षणिक रहता है, सफलता क्षणिक रहती है, उसके बाद मनुष्य जो है वो मर जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे चार्ल्स लेवरॉन, तो मलेरिया के रोगाणु के खोजकर्ता यही व्यक्ति हैं, और डार्विन को कौन भूल सकता है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की जो इनकी पुस्तक थी उसमें ऐसे अनोखे अनोखे सिद्धांत इन्होंने लिखे थे जिस पर कि तत्काल में विश्वास करना भी बहुत टेढ़ा काम था, लेकिन ये सारे सिद्धांत अपनी जगह सही थे। तो जैव विकास का मत इन्होंने प्रतिपादित किया था, और इनके दोस्त इन्हें गैस डार्विन कह के चिढ़ाते थे क्योंकि ये रसायन विज्ञान में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। मतलब ये पेशे से एक रसायन ज्ञाता थे, मतलब रसायन विज्ञान से संबंधित जो अध्ययन है वो किया करते थे। बाकी ये जीव विज्ञान में रुचि के हिसाब से उतर आते हैं। तो ये अपने घर की रसोई में तमाम प्रयोग किया करते थे जिससे इनके घर वाले इनसे नाखुश हो जाते थे। आगे चलते हैं। ड्रेसर नाम के जो साइंटिस्ट हैं ये एस्प्रिन नाम की दवा खोजते हैं। एस्प्रिन का उपयोग आप जानते ही हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और टीकाकरण की अवधारणा का भी विकास किया था। जो प्रतिरक्षा विज्ञान है उसके जनक के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है। असल में देखिए, चेचक का टीका जब खोजा गया ना तो बड़ा ही उसको खोजने का तरीका भी यूनिक था। वायरस ही वायरस को मारेगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है वैक्सीन खोजने का, खासतौर पे विषाणु के मामले में, क्योंकि विषाणु पर कोई भी एंटीबायोटिक तो असर करेगा नहीं, उसे मारा जा नहीं सकता है, हाँ निष्क्रिय किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वायरस के खिलाफ वायरस को ही इस्तेमाल करना, यही उनकी कूटनीति थी। तो उन्होंने क्या किया कि चेचक से संक्रमित जो व्यक्ति था उसकी स्किन का संपर्क एक स्वस्थ मनुष्य से कराया और उसके बाद उसे संक्रमित कराया। फिर जो ठीक हुए इंसान थे उनमें फिर से संक्रमण कराने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि उनके अंदर अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। इसका मतलब यह है कि वायरस अगर अपनी सुप्त अवस्था में मौजूद है शरीर के अंदर, तो वो बाकी जो वायरस है उनको सक्रिय नहीं होने देगा। इसके पीछे ये लॉजिक था। तो इस आधार पर उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। और ऐसे भी आपने सुना होगा कि चेचक का संक्रमण अगर एक बार होता है तो फिर दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है, आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो जान गया होता है कि इसके खिलाफ कैसे लड़ना है, और प्लस वो बैक्टीरिया आपकी कोशिकाओं में सुप्त अवस्था में, माफ कीजिएगा, वो वायरस आपकी कोशिकाओं में सुप्त अवस्था में मौजूद होता है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो अर्नेस्ट हैकेल को देख लीजिएगा, ये बायोजेनेटिक्स नियम के प्रतिपादक थे, यहाँ आप देख रहे हैं। और प्रोटिस्टा और प्लासिड ये यहाँ पे उन्होंने देखा। इसके बाद फंक को देखिएगा, वाइटामिन शब्द का प्रतिपादन इन्होंने किया था। एप सैंगर को देखिए, अमीनो अम्लों के अनुक्रमों का प्रतिपादन इन्होंने जो इंसुलिन हार्मोन है उसके अंदर किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागति के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। हक्सले को देख लीजिए, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार इन्होंने बताया था, जीव द्रव्य से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। और हॉर्नर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि मनुष्यों में वर्णांधता नाम का भी कोई एक रोग होता है जिसमें कि वो रंगों को पहचान नहीं पाता, मतलब खासतौर पे जो मुख्य प्राथमिक रंग है उनमें उसके प्रति डिसेबिलिटी पाई जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ ह्यूगो डी ब्रीज को आप देख रहे हैं जो कि म्यूटेशन की थ्योरी लेकर आते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और हॉपकिंस और फंक जो है ये विटामिन की खोज करते हैं। हिप्पोक्रेट्स की शपथ हर चिकित्सक लेता है। तो युक्ति संगत औषधि के ये प्रवर्तक थे और रोगों के इलाज के लिए पौधों का इस्तेमाल इन्होंने किया था और चिकित्सा शास्त्र के जनक के तौर पे इन्हें देखा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये आनुवंशिक कोड के प्रतिपादक थे, नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। मूल रूप से ये भारतवंशी थे, बाद में अमेरिका में बस गए थे। इसके बाद एच.जी. मूलर एक्स किरणों के उत्परिवर्तन का प्रेरण ये अध्ययन करते हैं। हालांकि एक्स किरणों की खोज रॉन्जन ने की थी, प्रोफेसर रॉन्जन ने, लेकिन उनके उत्परिवर्तन की खोज, उनके उत्परिवर्तन और उसका जो प्रेरण प्रभाव था, मतलब इंडक्शन इफेक्ट था, उसको ये देखते हैं। इसके बाद हैंसन ये कुष्ठ रोग का जो रोगाणु है उसकी खोज करते हैं। इवानोवस्की वायरस की खोज करते हैं। नींबू के पत्ते और तंबाकू के पत्ते पर जो विषाणु अटैक किए रहते हैं उससे इन्हें पता लगता है। इसके बाद पुरकिंजे का नाम आप देख रहे हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का नामकरण करते हैं, मतलब उसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। जॉनसन को देख लीजिए, ये जॉनसन है असल में, जीन शब्द का पहली बार रूपांतरण या प्रतिपादन यही करते हैं। जीन बैप्टिस्टी यहाँ आप देख रहे हैं, लैमार्क जिन्हें कि हम सामान्य तौर पे लैमार्क ही कहते हैं। तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति के आधार पर जैव विकास के पहले सिद्धांत को निकाल कर ले आते हैं जिसे कि लैमार्कवाद कहा जाता है। और बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन यही कहते हैं, मतलब इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसे हमने देखा। जोसेफ प्रीस्टले को देखिएगा, पौधों द्वारा ऑक्सीजन के विमुक्तिकरण की सबसे पहली बार पुष्टि इन्हीं के द्वारा की जाती है। और जैकब और मोनार्ड के द्वारा ओपेरिन मॉडल को प्रतिपादित किया जाता है। इसके बाद लुई पॉस्चर को आप देख रहे हैं, रोगों का जर्म प्लाज्म मत यानी रोगाणुवाद का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन ये करते हैं। रेबीज का टीका बनाते हैं, ये आप देखें। साथ में किण्वन यानी जो फर्मेंटेशन है उसकी खोज करते हैं और सूक्ष्म विज्ञान के जनक होते हैं। जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये देखते हैं जो कि नेचुरली होता है अपने नेचर में,
तो इन्हें ये दिमाग में आता है कि इसमें कोई ना कोई जीव योगदान दे रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर तो ऐसा है कि ये पदार्थ की जो मूल प्रकृति है इसको बिगाड़ दे रहा है। गन्ने का रस अगर ऐसे रखा है तो अपने आप वो सिरका बन जा रहा है, या फिर दूध ऐसे ही रखा है और बैक्टीरिया के प्रभाव, मतलब जो भी चीज़ है उस समय ये नहीं मालूम था कि वो क्या है, तो उसके प्रभाव से वो अपना रूप बदलकर दही या फिर फटने की अवस्था में पहुंच जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है? तो उन्होंने जब इसमें अपनी जिज्ञासा व्यक्त की तो उन्हें पता लगा कि भाई जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब बैक्टीरिया इत्यादि हैं, उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आपने देखा मार्सेलो मेलपिगी को, तो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का जो क्षेत्र था, मतलब माइक्रोस्कोपिक जितनी भी चीज़ें हैं उनकी खोज की थी, और इन्हें भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा नॉल और रस्का, ये पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको बनाने वाले व्यक्ति थे, और आर्टिफिशियल हार्ट बनाने का काम ये जार्विक के द्वारा किया गया था, जबकि रॉबर्ट एडवर्ड जो है ये टेस्ट ट्यूब बेबी को विकसित करने की टेक्नोलॉजी को सबसे पहले सबके सामने ले आते हैं। इसके बाद रेने लेनेक ये स्टेथोस्कोप का आविष्कार करते हैं, और रॉबर्ट कोच ये हैजा और तपेदिक के रोगाणु की खोज करते हैं। रेने लेनेक जो थे ये एक डॉक्टर थे पेशे से, और उस समय जब स्टेथोस्कोप नहीं हुआ करता था तो आप समझिए कि धड़कनों को सुनने के लिए या फिर इस तरह की जो शरीर की अंदर की ध्वनियाँ हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते रहे होंगे। तो डॉक्टर पहले के समय में मरीज के सीने से कान लगाकर सुनते थे कि हृदय धड़क रहा है कि नहीं, और कलाइयों को ऐसे पकड़ के जैसे वैद्य नाड़ी का परीक्षण करते हैं तो वैसे महसूस करते थे। तो ये डॉक्टर जो थे जब महिलाओं के सीने पर अपना कान लगाते थे तो इन्हें बड़ी असुविधा महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि मतलब ये जेंडर डिफरेंस जो है यहाँ पे उन्हें संकोच की वजह बन रहा है, हालांकि चिकित्सक के पेशे में संकोच कोई जगह नहीं रखता है। तो इन्होंने सोचा कि सुविधा हो इसको सुनने में, और स्पष्ट सुनाई भी तो नहीं देता था, ये भी तो एक बात है। तो इन्होंने इसके पीछे इजाद किया, मतलब स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद आप देखें रॉबर्ट वीनबर्ग, कैंसर के जीन की खोज इन्होंने की थी, और श्लाइडेन और स्वान ये कोशिकीय अवधारणा को लेकर आते हैं, मतलब सेल थ्योरी हम इनकी पढ़ते हैं। इसके बाद वॉक्समैन का नाम आता है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन खोजते हैं और एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन करते हैं। शुरुआती एंटीबायोटिक है आप जानते हैं, और आज भी प्रभावशाली। थियोफ्रेट्स ये वनस्पति शास्त्र के पिता हैं, हिस्टोरियल लैंटेरम नाम की जो पुस्तक है इसको इन्होंने लिखा था। इसके अलावा टी.एच. मॉर्गन का नाम आता है जो कि ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता की खोज करते हैं, और आधुनिक जो अनुवांशिकी विज्ञान है उसके ये जन्मदाता है। टी.आर. माल्थस को देख लीजिएगा, ये खाद्य उत्पादन और जनसंख्या के बीच में संबंध का प्रतिपादन करते हैं, और टी.एच. हक्सले ये बायोजेनिक लॉ को प्रतिपादित करते हैं। अब यहाँ पे यूएन ब्रह्मचारी का नाम आता है जो कि कालाजार चिकित्सा पद्धति को खोजते हैं, और फर्टिलाइजेशन की खोज करने वाले हॉफमिस्टर थे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ये तो आप जानते ही हैं। और डीएनए की जो आणविक संरचना है, मतलब जो उसका द्विकुंडलित प्रारूप है, ऐसा वाला जो प्रारूप होता है ना, ये काफ़ी फेमस भी है, ऐसे ऐसे बनने वाला। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये वाटसन और क्रिक का मॉडल कहा जाता है। इसके बाद देखिए, मतलब दो साइंटिस्ट हैं, वाटसन और क्रिक। इसके बाद जेड जेंसन एंड एच जेंसन, ये जो जेंसन एंड जेंसन है इनके द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको खोजा गया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, और जंतु विज्ञान के जनक आकारिकी के अध्ययन के लिए इन्हें जाना जाता है। एंटोनी वान जो थे ये क्या करते थे, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक थे। अच्छी गुणवत्ता के जो साधारण लेंस थे, मतलब सामान्य लेंस थे, वो कोई स्पेशल क्वालिटी के नहीं थे। हाँ, उनकी क्वालिटी थोड़ी, मतलब लेंस की हैसियत से उनकी क्वालिटी अच्छी थी। तो उसकी सहायता से ये काफ़ी ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करते हैं, और इन्हें एनिमल कुलस का नाम देते हैं, मतलब तत्कालिक नाम देते हैं, बाद में और भी परिवर्तन होते हैं। पेनिसिलिन की खोज करने वाले फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति को खोजा था, और ब्राउनियन मोशन जो कि एक इरेगुलर मोशन होता है उसको इन्होंने खोजा था। इसके बाद रिचर्ड ओवेन को देखिएगा, तो रिचर्ड ओवेन जो है ये समजातता और समरूपता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अच्छा, ब्राउनियन मोशन जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आइंस्टीन के द्वारा भी की गई थी। इसके बाद देखिए आर आल्टमैन, तो इन्होंने न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड है उसको प्रतिपादित किया था। अब यहाँ पर देखिए ग्रंथियों के नाम दिए, मतलब कौन कौन सी ग्लैंड्स जंतुओं में पाई जाती हैं और उनके क्या काम होते हैं। तो श्वेत ग्रंथियाँ जो है ये असल में स्तनियों में, मतलब जो मैमल्स होते हैं उसमें त्वचा में पाई जाती हैं, और ये पसीना उत्पन्न करती हैं। और पसीना क्यों उत्पन्न होता है, तो शरीर के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको बाहर करने के लिए, प्लस शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, मतलब मेंटेन रखने के लिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, इसके लिए पसीना शरीर से निकलता है। अब जो रोएदार जंतु होते हैं जैसे कुत्ता है या बिल्ली है या शेर, चीता, मतलब इस तरह के जिनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, तो वो हाँफते हैं, जीभ निकाल कर बाहर हाँफते हैं, तो वो भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बायोथिलन ग्रंथियाँ जो है, मतलब ग्लैंड्स हैं, उनको देख लीजिए। तो ये बार्थोलियन ग्लैंड कही जाती है असल में, और जो मैमल्स होते हैं उसमें जो मादा जननांग है उसमें मटर के आकार के समान की ये सहायक ग्रंथियाँ होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करती हैं। पेरिनियल ग्लैंड, ये पेरिनियल ग्लैंड खरगोश के अंदर पाई जाती हैं। फैलिक ग्लैंड जो है ये तिलचट्टे के अंदर, मतलब ये जो मेल कॉकरोच होता है उसमें जननांग के तौर पे पाई जाती हैं। और इसके अलावा कोलेटेरियल ग्लैंड जो है ये कोलेटेरियल ग्रंथियाँ कही जाती हैं, तो ये मादा तिलचट्टे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाई जाती हैं।
और कूपर ग्लैंड या काउपर ग्लैंड इनको कहा जाता है। तो ये जो मैमल्स होते हैं उसमें पुरुषों में पाई जाती हैं, मतलब जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर पाई जाती हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड भी ये पुरुषों में ही पाई जाती हैं, ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद देखें यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ, ये तिलचट्टों और कीटों का जो मादा मतलब उसमें जो फीमेल्स होती हैं उनके जो इस तरह के प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जननांग होते हैं, उसमें पाई जाती हैं। श्लेष्म ग्रंथियाँ यानी म्यूकस ग्लैंड, तो ये म्यूकस ग्लैंड जो है ये मेढक की त्वचा में पाई जाती है, मतलब कहाँ से इन्हें देखा गया वो बताया गया, और म्यूकस का ये स्राव करती हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये कशेरुकी प्राणियों में होती हैं, और यूडिनम में जो एंटेरिकस है उसका स्राव ये करती हैं। कर्णमूल या पैरोटिड, या इसको पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब इनसे लार का उत्सर्जन होता है, और प्रत्येक ग्रंथि लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी और 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 30 ग्राम तक वजनी हो सकती है। और ये ग्रंथियाँ सिर के दोनों ओर जो कान के पल्लो होते हैं, मतलब नीचे वाला जो लौ होती है कान की जिसमें कि झुमका पहना जाता है, उसके कुछ नीचे होती है। ठीक, अब इन वाहिनियाँ, मतलब इनकी जो वाहिनियाँ हैं वो ऊपरी कृंतक दांतों के पीछे खुलती हैं, जो कुतुरने वाले दांत हमारे मुंह में होते हैं। आप मुंह खोलकर देखिएगा कि किन दांतों से आप कुतुरने का काम करते हैं, तो उन कृंतक दांतों के पीछे ये खुलती हैं जाकर, मतलब इनका जो पाइप है वो वहाँ पे ओपन होता है। और अल्फा एमाइलेज एंजाइम युक्त जो टाइलिन है उसका ये स्राव करती हैं। इसके बाद फीमोरल ग्लैंड को देखिएगा, तो फेमोरल ग्लैंड जो है ये फेरोमोन, इसको फेमोरल ग्लैंड कहा जाता है, तो ये फेरोमोन का स्राव करती हैं, और ये कीटों के द्वारा, मतलब खासतौर पे जो सरीसृप है उनकी जंघाओं से निकलता है, मतलब उनका जो हिप वाला पोर्शन और जांघ वाला पोर्शन होता है उससे ये मतलब ये जो हार्मोन है फेरोमोन, इसका स्राव होता है। ये आपस में पहचान दर्ज करने के लिए ऐसा करते हैं, और जो मादाएं हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए भी ऐसा करते हैं। इसके बाद देखें लाइक्राइमल ग्लैंड, ये नेत्र में पाई जाती है, तो अलग अलग स्थानों पर इनकी उपस्थिति है। सेरुमिनस ग्लैंड जो है ये जो मैमल्स हैं उनकी कर्ण गुहा में जो वैक्स प्रोडक्शन का काम है उसको करती हैं। और एल्ब्यूमिनस ग्लैंड ये आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं जो कि जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं उनका स्रावण करती हैं। तो ये सब हमने देखा। अभी वनस्पति विज्ञान की अलग अलग शाखा और उसके जनकों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसमें प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक थे एडवर्ड जेनर, और सुजनैनिकी जो है उसके जनक थे फ्रांसिस गॉल्टन, सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पॉस्चर, जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच, वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेट्स, टांसले के द्वारा इकोसिस्टम वर्ड को पहली बार यूज़ किया गया था, एजे बटलर के द्वारा पादप रोग विज्ञान, मतलब पौधों में लगने वाले रोगों का अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसको विकसित किया गया, शुरुआत वहाँ से हुई। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे, और कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, इन्होंने आधुनिक भ्रूण विज्ञान को मतलब उसकी स्टडी को शुरू किया था। और पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं स्टीफन हेल्स। व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति का नियम थोड़ा सा विचित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अर्नेस्ट हैगल के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ की हिंदी से परेशान न होइएगा, हालांकि हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को इन शब्दों को पहचानना आना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम वाली इसकी जो श्रृंखला है वो भी आएगी, मतलब ये लिस्टिंग जो है ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं रहेगी, इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ वोकैब्युलरी दी हुई है और वो किससे संबंधित है ये दी हुई है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरफ कुछ स्टडी की विंग्स दी हुई हैं, मतलब शाखाएं, और उसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या है या क्या चीज़ करते हैं। तो एपीकल्चर जो है एक व्यावसायिक स्तर पर शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन का तरीका है, और फसलों में परागण हेतु मधुमक्खियों को पाला जाता है, शहद भी साथ में प्राप्त किया जाता है, और मधुमक्खियों को मारा भी जाता है। इसके बाद एविकल्चर है, पक्षियों का पालन किया जाता है। एक्वाकल्चर में जलीय जीव पाले जाते हैं। अब जलीय जीव में जंतु और वनस्पतियाँ दोनों आ सकते हैं। इसके बाद एल्गा कल्चर है, इसमें एल्गीज की एग्रीकल्चर होती है, मतलब उनको उनका रिप्रोडक्शन उनको फैलाया जाता है, उनका जो कल्टीवेशन है वो होता है, एक तरह से शैवाल उगाए जाते हैं। पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है, और एग्रीकल्चर में आप जानते ही हैं फसल संवर्धन है। अच्छा, एग्रीकल्चर के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ खेत में हल जोत कर अनाज का दाना छींट देना और फसल काट लेना उतना ही एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि जो एलाइड सेक्टर है उसको भी इसमें ऐड किया गया, जैसे पशुपालन और कृषि से संबंधित और भी जितने भी रिसर्च के काम हैं उन सबको हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत डालते हैं। ठीक, इसके बाद सेरिकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम के कीट पाले जाते हैं, शहतूत या इस तरह के जो और वृक्ष हैं जिनकी की पत्तियों को खाकर ये कोकून जिंदा रह सके, तो उन पर इनका पालन किया जाता है। और जब बेचारा कीड़ा जो है वो अपने खोल के अंदर, मतलब रेशम का जो लिपटा हुआ खोल होता है उसके अंदर बड़ा हो रहा होता है, अभी पूरी तरह से वो परिपक्व नहीं हुआ रहता है ताकि वो चीर कर उसको बाहर आ जाए, उससे पहले ही उसको पकड़कर जिंदा उबाल दिया जाता है। वो उसके अंदर तड़प तड़प कर मर जाता है, और उसके बाद जो रेशम है उसको हम लोग शान से पहनकर घूमते हैं। इसीलिए गांधी जी रेशम पहनने से इनकार कर दिए थे। तो ये सही में नृशंस है, मतलब आदमी अपने फायदे के लिए क्या क्या कर सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं। सिल्वीकल्चर, इसमें वन संवर्धन किया जाता है, ये हमने देखा। और भी है, स्पॉन्जी कल्चर में स्पंजों का संवर्धन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है, ये एक क्रम से चल रहा है। और देखिए ओलेरी कल्चर में हम सब्जियां उगाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अर्बोरी कल्चर में झाड़ियों की खेती होती है। अब झाड़ियों को खेती नहीं किया जाता है, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है।
इसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर, तो इसमें फूल फल सब्जी मसाला जो कुछ भी है इन सब का जो कृषि कार्य है वो किया जाता है। पोमोलॉजी में स्पेशली फलों के लिए, और एग्रोनॉमी में फसलों की खेती की जाती है। वर्मिकल्चर जो है इसमें केचुआ पालन होता है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से। और ओस्ट्रोकल्चर जो है इसमें ऑयस्टर जो है मतलब सीप, उनका कृत्रिम प्रजनन करवाया जाता है। और उनसे क्या प्राप्त किया जाता है, तो सी फूड तो मिलता ही है, साथ में और भी जो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्राप्त होते हैं, प्लस मोती भी प्राप्त होता है। तो मोती के चक्कर में बहुत सारी जो निरीह सीप हैं उनको ऐसे ही मार डाला जाता है। इसके बाद देखते हैं ओलीकल्चर, तो इसमें ऑलिव प्रोडक्शन होता है, मतलब जैतून का संरक्षण, व्यापार और संवर्धन होता है। हेलीकल्चर को आप देखें तो स्नेल का यानी घोंघे का संवर्धन करते हैं। और अंगूर उत्पादन विटीकल्चर के अंतर्गत आता है। मेरीकल्चर में हम जो समुद्री जीव वनस्पतियाँ इत्यादि होती हैं उनको अपने उपभोग के लिए यानी खाने पीने और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और मोरीकल्चर में शहतूत की खेती करते हैं। सिट्रिकल्चर जो है उसमें साइट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं उनका संवर्धन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं, संभव है ये भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आप एरोपोनिक्स, एरोकल्चर भी इसको कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं वेजिकल्चर, तो वेजिकल्चर जो है इसमें सब्जियों और पौधों की कृषि करते हैं और जड़ वाले जो फसल है उनका कायिक प्रवर्धन इसमें करके देखा जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सबसे छोटा दे रखा है, तो सबसे बड़ा जो स्तनी जीव है वो नील वेल मतलब ब्लू वेल है, इसे आप देख रहे हैं। और सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा जो है ये पेरिपेट्स है। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो अभी धरती पर जीवित सबसे बड़ा स्थलीय स्तनीय जीव है। ये एशियन एलिफेंट से कहीं ज़्यादा बड़े आकार का होता है। और इसके दांत भी आप देखेंगे तो आगे के जो इसके टस्क हैं वो काफ़ी ट्विस्टेड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं और बड़ा ही देखने में शोभायमान होता है, लंबे आकार का होता है। और हालांकि ये भी अब खतरे में है, लेकिन फिर भी जीवित प्रजाति के तौर पे सबसे बड़े साइज़ के हैं धरातल पर। और सबसे बड़ा जीवित जो सरीसृप है वो टर्टल है। सबसे पुराना मोलस्का जो है वो केंटोडर्मा है। और सबसे बड़ा जो सरीसृप जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो जाइजेंटोसोरस का प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके बाद सबसे पुराना प्राइमेट जो है वो लैमूर है। और सबसे बुद्धिमान होमिनिड मनुष्य है, सबसे चतुर और कुटिल। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है, जो कि बहुत तेज रफ्तार में दौड़ता है और लंबी लंबी टांग होती हैं। तो लंबी टांग जो है वो इसको रेगिस्तान की गर्मी से बचाती हैं। और ये हमेशा समूह में रहते हैं, एक शुतुरमुर्ग नहीं रहेगा, इनका झुंड रहेगा। इसके बाद आप देखें सबसे बड़ा जो कपी है वो गोरिल्ला होता है। और सबसे तेज दौड़ने वाला जो प्राणी है वो चीता है, जो कि बहुत कम संख्या में अब बचा है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पैराग्रीन फॉल्कन है। फॉल्कन से आप समझ गए होंगे कि ये बाज की प्रजाति है, लेकिन ये पैराग्रीन मतलब इसकी एक अलग ब्रीड है। इसके बाद एकेडिना को आप देख रहे हैं, सबसे पुराना अंडे से प्रजनन करने वाला स्तनी होता है। और देखिए इसमें और भी है। सबसे बुद्धिमान कपी जो है वो चिंपैंजी है। सबसे छोटा जो कपी है वो गिब्बन होता है। फ्राइनोसोमा ये जरायु छिपकली होती है, मतलब ये बच्चे को जन्म देती है, अंडे नहीं देती है। और राना गोल्थियल ये सबसे बड़ा मेढक होता है। राना टिग्रीना हम उन मेढकों को कहते हैं जो हमारे आसपास बरसात के मौसम में घूमते हैं और अपना गला फुला फुला कर चिल्लाते हैं। मजे की बात यह है कि नर मेढक ही आवाज़ निकाल सकते हैं, मादा मेढक साइलेंट मोड में रहती है। लेकिन ये जो राना गोल्थिल है ये असल में सबसे बड़ा मेढक है। इसके बाद आप देखें अंड जरायु स्तनी जो है वो कंगारू होता है। जब इसका बच्चा पैदा होता है तो वो छोटे आकार का होता है, चूहे के साइज़ का होता है। और जो उनकी माता और पिता हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर टाइप के होते हैं। तो ये अपनी माता की जो आगे की दुग्ध थैलियाँ होती हैं, मतलब उसमें दुग्ध ग्रंथियाँ भी होती हैं और वो थैली से सुरक्षा देती है, उसके अंदर अपने आप रेंग कर चला जाता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। और अंदर ही वो दूध पी कर बड़ा होता है। और जब तक वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाता तब तक वो पूरी तरह से उस थैली से बाहर नहीं आता है। ठीक, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद जरायु मत्स्य को देखेगा तो स्कैलियोडॉन है, जिसको कि कुत्ता मछली भी कहा जाता है। कीवी जो है वो सबसे छोटा बिना मतलब उड़ने की क्षमता से विहीन प्राणी होता है, पक्षी होता है, जो कि उड़ नहीं सकता है। और यहाँ देखिए अंडे से प्रजनन करने वाला जो स्तनी है वो डकबिल प्लेटिपस होता है। तो ये हमने कुछ जानकारियाँ यहाँ कवर की हैं, आगे भी जारी है। सबसे बड़ा मोलस्का जो है वो दैत्य स्क्विड होता है। स्क्विड और ऑक्टोपस को एक नहीं समझना चाहिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, दोनों थोड़े से फर्क वाले होते हैं, हालांकि देखने में काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं। और ट्राइडेक्ना जो है ये सबसे बड़ी सीपी होती है। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड कौन सा है, तो ये हेमीफस्कस है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। हमिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटा पक्षी होता है। और सबसे लंबी कोशिका जो है ये न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब हमारी तंत्रिका कोशिका। और ये बड़ी ही मूल्यवान होती हैं। जैसे नेफ्रॉन होते हैं वैसे ही न्यूरॉन होते हैं। ये दोनों प्रकृति हमें जितना बनाकर एक बार दे देती है उसमें फिर से रिप्रोडक्शन या फिर से ग्रोथ नहीं होती है। मतलब ये कम हो सकते हैं लेकिन फिर से बन नहीं सकते। मान लीजिए कि आपके दिमाग से एक बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स खत्म हो गए तो वो फिर से बन नहीं सकते, जितने हैं उतने ही रहेंगे। यही हाल किडनी फंक्शन का भी होता है। वहाँ भी जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक बार अगर नष्ट हुए तो वो दोबारा फिर रिकवर नहीं हो सकते, जितने हैं उतने ही रह जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे ऊंचा स्तनी जो है ये जिराफ होता है। हालांकि हमारे भारतीय योग शास्त्र में ये परंपरा है कि कुछ ऐसी मुद्राएं होती हैं, जैसे शांभवी मुद्रा और तमाम यौगिक क्रियाएं हैं, जिससे कि न्यूरॉन्स फिर रीबिल्ड किए जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहीं सुनी बात है या किसी जमाने में होती रही होगी, तत्काल में मेडिकल साइंस में ऐसा हुआ नहीं।
इसके बाद देखिए सबसे पुराना जो प्लेनेरिया है, ये माफ़ कीजिएगा, सबसे पुराना जो हेलमिंथीज है वो प्लेनेरिया है। और सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स वायरस होता है। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ होता है, कोई लंबी हाइट का होता है तो हम लोग कह देते हैं कि जिराफ की शक्ल के। और उसके बाद सबसे लंबी ग्रंथि जो है वो यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे पुराना एनालिड जो है वो पॉलीगाडियर्स है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है हमारे शरीर की वो स्टेपीज होती है, कान के अंदर होती है। सबसे व्यस्त अंग जो कि दिन रात काम करता है बिना कुछ मिनट का भी विश्राम किए, हालांकि 2 धड़कनों के बीच में वो आराम करता है लेकिन उतना टाइम पीरियड ही उसको मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हृदय है, लगातार काम करता है। वैसे तो देखा जाए तो जो मादा गर्भाशय की पेशियाँ होती हैं वो भी जब शिशु को जन्म देना होता है तो 9 महीने तक वो लगातार वर्क करती हैं, लेकिन उनका भी काम पूरे जीवन काल भर नॉन स्टॉप नहीं चलता है। हृदय जो है वो लगातार काम करने वाला बड़ा ही मेहनती पंप है। इसके बाद आगे चलते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आई एम जॉन्स हर्ट। उसमें जॉन नाम के एक व्यक्ति को किरदार बना के और उसका जो हृदय है वो कहानी कहता है। बड़ी अच्छी उसमें जानकारियाँ दी गई हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आप पढ़िएगा, मज़ेदार है। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, हमने देख लिया है। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी तो हमने देख ली, स्टेपीज है। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है, जांग की हड्डी होती है, आप जानते हैं। और सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, तो ये ग्लूटियल मैक्सिकम होती है, माफ़ कीजिएगा ये मैक्सिमस होती है, इसका पूरा नाम आप देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ कुछ मछलियों के नाम दिए हैं, मतलब ऐसा रहता है ना कि उसके आगे फिश लिखा होता है तो हम समझ लेते हैं कि वो पानी में तैरने वाली मछली ही होगी, लेकिन ज़्यादातर उसमें से फिश जो है वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा होता है। और आयोग ऐसे प्रश्न पूछता है कि इसमें से कौन सी रियल फिश है और कौन सी फेक है। तो डेविल फिश जो है ये मतलब पहले तो अवास्तविक मछलियों को देखते हैं। तो डेविल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, रेजर फिश, वेल फिश, क्रे फिश और कटल फिश, ये सब क्या है, ये मछलियाँ नहीं हैं। इनका जो समुदाय है उसे देखिए, डेविल फिश का मोलस्का है, सिलेंट्रेटा से बिलोंग करती है जेली फिश, और इंसेक्टा जो है उससे सिल्वर फिश बिलोंग करती है। आप अपने जो कागज या ऐसे किताबें हैं उस पर इसे देख सकते हैं। स्टार फिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा जो इसका संघ है उससे बिलोंग करती है। मोलस्का से रेजर फिश बिलोंग करती है। वेल फिश जो है वो स्तनधारी है, एक्चुअली फिश है ही नहीं है। और आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है क्रे फिश, और कटल फिश जो है ये मोलस्का है। अब यहाँ देखते हैं वास्तविक मछलियों को। तो स्कैलियोडॉन जो आपने अभी देखा वो डॉग फिश वास्तव में मछली है। और इसके अलावा हिप्पोकैम्पस वो भी मछली है, आप देखते हैं उसे घोड़े जैसा, समुद्री घोड़ा, अश्वमीन कहा जाता है। इसके अलावा फुफ्फुस मीन या इसे हिप्पोरेटस कहा जाता है, तो ये जो है ये एक्चुअल मीन है। इसके अलावा बाघ मछली है जिसे कि स्टेगोस्टोमा कहा जाता है। और टेट्राडॉन ये ग्लोब मीन कही जाती है। विद्युत मीन टार्पीडो, ये करंट मारने वाली जो मछली है, ये भी एक्चुअल मीन है, मतलब वास्तविक मछली होती है। उड़न फिश या उड़न मीन इसको कहा जाता है, ये एक्सोसीटस होती है, ये भी वास्तव में मछली है। मच्छर मीन या मॉस्किटो मीन इसको कहते हैं, तो ये आपकी गैम्बूसिया है, ये भी मछली है। और मूस मीन ये काइमिरा होती है। तो इनके नाम आप जानते रहिए। अब इसके बाद यहाँ देखिए मानव के शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे व्यस्त अंग हमारा हृदय होता है, और सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। त्वचा भी एक अंग है, ये ऊपर से खोल नहीं है, अगर खोल भी है तो ये भी एक ऑर्गन है। मस्तिष्क का भार औसतन होता है 1400 ग्राम, और स्पाइनल जो तंत्रिकाएं होती हैं वो 31 जोड़ी होती हैं संख्या में। सबसे पतली त्वचा जो है वो कंजक्टिवा होती है। सामान्य हृदय की जो स्पंदन दर होती है वो 72 से 75 प्रति मिनट होती है। आप समझ लीजिए कितनी मेहनत पंप करता है। और सामान्य नाड़ी की दर जो है वो 72 प्रति मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में 72 बार। 5 से 6 लीटर पूरे शरीर में रक्त का आयतन होता है, ये आप देख रहे हैं। और देखिए सामान्य जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो यहाँ आप देखें 120/80 होता है। मिलीमीटर मरकरी दिया हुआ है, उसी मरकरी स्केल पर इसको नापा जाता है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या अगर देखी जाए तो 639 होती है। और जो रेड ब्लड कॉर्पस होती हैं उनकी संख्या पुरुषों में होती है 5.5 मिलियन पर क्यूबिक के हिसाब से, क्यूबिक मिलीमीटर के हिसाब से। और महिलाओं में 4.5 से 5 होती है, वही मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर के हिसाब से, ये इसका मात्रक है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। जो रेड ब्लड कॉर्पस यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिनों का होता है, मतलब ये एक लंबे समय तक अपना जीवन काल बिताती हैं। इसके बाद आप देखें और उसके बाद इनका अंत हो जाता है, फिर नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये शरीर की क्रिया है। सबसे छोटी हड्डी हमने देख ली है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनकी संख्या 5000 से लेकर 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर के हिसाब से होती है शरीर में। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारा लिवर है, यानी यकृत है। और इसके अंदर अपने आप विकसित होने का गुण पाया जाता है, ठीक वैसे जैसे छिपकली की दुम। यकृत का एक बड़ा हिस्सा अगर काट कर निकाल दिया जाए, मतलब किसी को आप दान कर दें, तो फिर से आपका जो लिवर है वो धीरे धीरे करके अपने पुराने साइज में लौट आएगा। ये इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 5 दिन का ही होता है। जहाँ रेड ब्लड कॉर्पस जो है वो 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, ये सिर्फ 2 से 5 दिन की जिंदगी लेकर आई रहती हैं। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्लैंड होती है।
बेसोफिल्स को देखिएगा, इसका जो परसेंटेज है वो कितना होता है, 0.5 से 1% के आसपास होता है। और सबसे बड़ी कोशिका ये तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको कि अंग्रेजी में हम कहते हैं न्यूरॉन्स। मूल्यवान कोशिका होती है, हमारी बौद्धिकता और हमारी सक्रियता इस पर निर्भर करती है। और एसिनाफिल्स जो है ये 1 से 3% होते हैं। मोनोसाइट्स की संख्या यहाँ आप देख ही रहे हैं, 3 से 8। सबसे बड़ी धमनी जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा होती है, जबकि इंफीरियर वेना कोवा ये सबसे बड़ी शिरा होती है। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल्स जो है ये 40 से 70%, और सबसे लंबी तंत्रिका जो है वो शियाटिक होती है। लिम्फोसाइट्स की अगर मात्रा की बात करें तो 20 से 25%। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हालांकि आप जानते ही होंगे, पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ये क्यूबिक सेंटीमीटर खून के हिसाब से है, मतलब आयतन में इसको नापा गया है। तो 14 से 16 के हिसाब से होता है पुरुषों में, और महिलाओं में 12 से 14 के बीच का होता है। सबसे छोटी पेशी जो है वो स्पेडियस होती है। सर्वदाता रक्त समूह ये ओ समूह होता है, और सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कोशिका है वो मोनोसाइट्स होती है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी समूह होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और सबसे अधिक जो पुनरुद्भवन की क्षमता है वो यकृत की कोशिकाओं में पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या है कि वही फिर से अपने आकार में लौट आना, यानी एक बार फिर से उद्भव हो सकता है इनका। यकृत एक बार नष्ट हुआ तो उसका कुछ हिस्सा भी अगर है तो अपने पुराने आकार में लौट आएगा। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11 जोड़ी होती है, और श्वसन दर जो है वो 16 से 20 प्रति मिनट के हिसाब से होती है। ये हम फुटकर जानकारियों को लगातार देख रहे थे। और देख लीजिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा जंतु और समुद्री जंतु और उनके संघ एक ही टेबल में 2 साइड में दिए हुए हैं। तो पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा वर्तमान जंतु जो है, मतलब पूरा पानी और जमीन मिलाकर, तो वो ब्लू व्हेल है। और सबसे छोटा जंतु जो है वो अमीबा है, एक कोशिकीय प्राणी। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट है, यानी हाथी में भी जो अफ्रीकन एलिफेंट है उसकी बात हो रही है। वेल शार्क जो है वो सबसे बड़ी मछली है, ठीक है, मछलियों में सबसे बड़ी। छछूंदर जो है वो सबसे छोटा स्तनधारी है, और इनकी विशेषता क्या होती है कि ये पूंछ पकड़कर आपस में चलते हैं। इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो रास्ता न भटक जाए, जैसे मेला देखने जाते हैं तो हाथ पकड़ कर जाते हैं, ठीक वैसे ये पूंछ पकड़ कर निकलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु जो है वो जायंट स्क्विड होता है। समुद्री घोड़ा जो है ये यहाँ आप देखें इसका संघ दिया हुआ है। लेकिन संघ और जंतु को देखने से पहले ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा कवर कर लेते हैं, जो थोड़ा सा बचा हुआ है। सबसे छोटी मछली जो है वो गोबी फिश होती है, और सबसे बड़ा पक्षी जीवित जो अभी मौजूद है शुतुरमुर्ग है, और हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा होता है। कंगारू एक अपरिपक्व नवजात को जन्म देता है, जिसे कि जॉय कहा जाता है, और ये जन्म के ठीक बाद अपनी माँ के पीठ पर रेंगते हुए इसकी थैली तक पहुँच जाता है, और वहाँ पर उसका बाकी शरीर विकसित हो जाता है। मतलब वहाँ पर दुग्ध कोशिकाएँ होती हैं, प्लस माफ कीजिएगा दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, और वहीं पर वो सुरक्षित रहता है। अब यहाँ देखिए आगे, तो आगे का मतलब यह है कि टेबल का दूसरा पार्ट, इसमें समुद्री जंतु और उनके संघ दे रखे हैं। यहाँ से आप देखिए समुद्री घोड़ा का जो संघ है वो पीसेज है। निडेरिया संघ का समुद्री एनिमोन होता है। मोलस्का से बिलोंग करता है समुद्री खरगोश, और समुद्री खीरा जो है वो इकाइनोडर्म से बिलोंग करता है। समुद्री कुमुदनी जो होती है ये भी इकाइनोडर्म से है। समुद्री सेही जो होती है वो भी इकाइनोडर्म से बिलोंग करती है। और देखिए समुद्री चूहा ये एनिलिडा से बिलोंग करता है। समुद्री पेन जो है ये निडेरिया कुल का है। समुद्री पंखा ये भी निडेरिया का है। और समुद्री गाय यानी डुआंग जो होती है ये स्तनधारी जीव है। समुद्र के किनारे, मतलब जो उथला समुद्र होता है वहाँ जो सी ग्रॉस होती है उसको खाकर ये अपना गुजारा करती है। इसके बाद आगे चलते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार और उसके खोजकर्ता, मतलब आविष्कार और आविष्कारकों के नाम दिए हुए हैं। तो इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक ग्रैंट, बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट के द्वारा किया गया था। सिफिलिस का उपचार खोजने वाले व्यक्ति थे पॉल एरिक, और एलएसडी इसको खोजने वाले हाफमैन थे। किडनी मशीन को खोजने वाले कोल्ब थे। कालाजार की चिकित्सा ब्रह्मचारी जी ने खोजी थी। रक्त परिसंचरण जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको विलियम हार्वे ने पता लगाया था। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी। टीकाकरण की अवधारणा एडवर्ड जेनर के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। और जेनेटिक कोड के आविष्कारक या उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। स्टेथोस्कोप को रेने लैंग्स ने खोजा था। ये चीज़ें हमने पीछे भी देखी हैं। टेरामाइसिन को फिनले ने खोजा था। और क्लोरोफार्म जो एक निश्चेतक होता है उसको जेम्स सिम्पसन ने खोजा था। और इससे पहले यानी क्लोरोफार्म का इजाद होने से पहले ऑपरेशन करना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता था। लोग ऑपरेट करवाने से अच्छा मर जाना समझते थे, चाहे कितनी भी भयंकर बीमारी ही क्यों न हो, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होता था। पूरे होशो हवास में शरीर को चीड़ा फाड़ा जाता था। आप खुद सोच लीजिए कितनी भयंकर, मतलब प्राणांतक पीड़ा होती थी। तो मरीज का हाथ पैर उस मेज से बांध दिया जाता था जिस पर कि लिटाकर उसे चीरा जा रहा होता था, और उसके बाद भी 4-5 जने मिलकर उसके ऊपर चढ़े रहते थे ताकि वो हिले ना। तो बेहिसाब चीख पुकार वहाँ होती थी। अरस्तु के समय में भी ऐसे ऑपरेशन होते थे। माफ कीजिएगा, जो हमारे भारतीय चिकित्सक हैं सुश्रुत, उनके समय में भी ऐसे शल्य क्रियाएं होती थी। तो सुश्रुत का तो अपना एक अलग तरीका था। वो जड़ी बूटी सुंघाकर मूर्छित किया करते थे, मतलब अर्ध चेतना में रोगी रहा करता था। और टाँके लगाने के लिए वो जंगली चींटियों का इस्तेमाल करते थे। मतलब रोगियों के घाव पर दोनों ओर से शहद लगाकर चींटियों को पकड़वा देते थे। चींटियां जैसे ही अपने मुंह का चिमटा बंद करती थी वैसे ही उनका पीछे का हिस्सा काट दिया जाता था और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता था। तो ये सिलने का काम कर लेती थी, मतलब वहाँ टाँके लग जाते थे।
तो ये होता था। फिलहाल क्लोरोफार्म का जब इजाद होता है तो इससे कुछ हद तक राहत होती है, लेकिन इसमें भी समस्या है। क्लोरोफार्म जब हवा के संपर्क में आता है तो ये बड़ी ही जहरीली गैस का निर्माण करता है। तो ऐसे में जरा सा इसका अगर ओवरडोज हुआ या ये खुला रह गया, सूर्य के प्रकाश और हवा से संपर्क किया, तो ऐसे में ये जानलेवा हो सकता है। तो बहुत सारे रोगी सोए ही रह जाते थे। इसके बाद देखते हैं आगे। तो रेबीज़ का टीका खोजने वाले लुई पास्चर थे, और रिस्प्रिन इसको खोजने वाले रुस्तम जेल वकील थे। इसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी को वॉलन लिलेहल ने खोजा था, यहाँ नाम आप इनका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्लेग और पेचिस का उपचार ये किटेजैटो ने खोजा था। विषाणु के खोजकर्ता इवानोवस्की थे, ये आप देख रहे हैं। पोलियो ड्रॉप को एल्बर्ट सेविन ने खोजा था। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इसको पिनकस ने खोजा था। और आरएनए के जनक जो थे वो लेसी ओरगेल थे। लैंडस्टीनर के द्वारा जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी खोज की गई थी, और आरएच फैक्टर के बारे में भी बताया गया था। डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल हम देखते हैं वो वाला वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। हृदय प्रतिरोपण शल्य क्रिया ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी, और हाइड्रोफोबिया का उपचार ये पहली बार लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है, और कैंसर के जीन के खोजकर्ता वीनबर्ग थे। परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के आविष्कारक ये एडवर्ड्स थे। इन्हें स्टेप्टोस एडवर्ड्स कहा जाता है, और क्रिश्चियन बर्नार्ड को हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। पेनिसिलिन को खोजने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। पोलियो का टीका जॉन साल के द्वारा खोजा गया था। डीडीटी जो रसायन होता है इसको खोजने वाले पॉल मूलर थे। हैजा के रोगाणु के खोजकर्ता रॉबर्ट कोच थे, यहाँ आप देख रहे हैं। और तपेदिक के रोगाणु को खोजने वाले भी रॉबर्ट कोच ही थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन को सेल्मन और वॉक्समैन ने खोजा था। एंटीसेप्टिक की सर्जरी वाला एंटीसेप्टिक सर्जरी वाला जो काम है लिस्टर की खोज में हुआ था, मतलब उनकी देखरेख में हुआ था। चार्ल्स लॉवेरन ये मलेरिया के रोगाणु को खोजते हैं। क्लोरोक्विन या कुनैन के आविष्कारक, मतलब कुनैन तो औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है, उससे क्लोरोक्विन रसायन प्राप्त किया जाता है। रेबी ने इसको प्राप्त किया था। डिप्थीरिया के रोगाणु की खोज करने वाले बजर्निक और क्लेबस थे। बीसीजी का टीका खोजने वाले अल्बर्ट कालमेटे और ग्यूरिन थे। एस्प्रिन को खोजने वाले ड्रेसर थे। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, और विषाणु विज्ञान यानी जो वायरोलॉजी है इसके जनक इवानोवस्की और बर्जनिक थे। रक्त हस्तांतरण, मतलब जो रक्त आदान होता है, एक ग्रुप का व्यक्ति जो है वो दूसरे को दे सकता है अथवा नहीं, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लैंडस्टीनर ने दी थी। और प्रतिजन यानी जो एंटीजन होता है उसके बारे में भी इन्होंने ही इन्फॉर्म किया था। विटामिन के बारे में रिसर्च करने वाले हॉपकिंस थे, तो ये हमने यहाँ पर देखा। अभी चिकित्सा से संबंधित संस्थान और केंद्र यहाँ दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान केंद्र ये आपका दिल्ली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये गुड़गांव हरियाणा में है। और जैव संसाधन स्थायी विकास संस्थान ये इम्फाल यानी मणिपुर में है। जीव विज्ञान संस्थान या जीवन विज्ञान संस्थान ये भुवनेश्वर ओडिशा में है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान ये आपका लखनऊ में है। और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान एकेडमी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नई दिल्ली में है। वन अनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी संस्थान ये चंडीगढ़ में है। और सुगंधित पादप संस्थान और केंद्रीय औषधि पादप संस्थान ये लखनऊ में आपका है। दृष्टिहीन संस्थान ये देहरादून में है, ये आप क्रम से देख पा रहे हैं। अस्थि रोग विकलांग संस्थान ये कोलकाता में है। अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ यानी दिव्यांगजन संस्थान जो कि सुनने और बोलने में असमर्थ है, तो ये मूक बधिर संस्थान है, ये मुंबई में है। इसके बाद मानसिक विकलांग संस्थान ये सिकंदराबाद में है, माने हैदराबाद में है। और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये आपकी नई दिल्ली में है। और भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान ये इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। और सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है। चिकित्सा उपकरणों का यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा उपकरण किस चीज़ को नापता है। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय के स्पंदन को नापा जाता है, उसकी दर को नापा जाता है। पेसमेकर जो है ये हृदय गति अधिक या कम हो जाने पर इसे सामान्य करने का काम करता है। ये एक आर्टिफिशियल यंत्र है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होता है वो इसे खराब कर सकता है। इसके बाद स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये रक्तदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। और कंप्यूटेड टोमोग्राफी या इसी को कहते हैं सीटी स्कैन, तो इससे शरीर का बारीकी से अध्ययन किया जाता है और कोई भी असामान्य विकृति है तो उसका पता लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हृदय की जो असंगतताएं हैं उसका पता लगाया जाता है। और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो है ये मस्तिष्क से संबंधित इसी तरह के जो विकार हैं उनका पता लगाता है। ऑटो एनालाइजर ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच में इस्तेमाल होता है। और एमआरआई जो आप करवाने जाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें भी वही काम होता है। मतलब संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्य या जो विकृति है, मतलब किसी भी तरह की विकृति है तो उसका पता लगाया जा सकता है। अभी जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं, उपशाखाओं इत्यादि को देख लेते हैं। तो पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों, कारकों, इस तरह की चीज़ों का, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि रोग की जड़ मालूम होती है, उसका पता लगाया जाता है।
और पैरासिटोलॉजी जो है इसमें पैरासाइट्स यानी जो परजीवी हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी जो है उसमें जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी जो है उसमें कीटों के बारे में पढ़ते हैं। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं। मैलेकोलॉजी जो है इसमें मोलस्का के बारे में, उसका जो कवच होता है और वो जो जीव होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और आप देखें एक्थियोलॉजी जो है इसमें मत्स्य की संरचना, कारिकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। सरपेंटोलॉजी जो है इसमें सर्पों का अध्ययन करते हैं। हरपेंटोलॉजी जो है इसमें उभयचर और सरीसृप जो है उनका अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो है इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा और रोगों का अध्ययन, मतलब त्वचा से संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। ट्रोफोलॉजी जो है इसमें पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। और टेटोलॉजी जो है इसमें उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जो है इसमें विभिन्न प्रकार के जीवित और मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। बॉटनी जो है इसमें विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी जो है इसमें जो जीवाश्म का मतलब तरह तरह के फॉसिल्स होते हैं पौधों और जंतुओं के, उसका अध्ययन करते हैं। और पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो पैलियोबायोलॉजी और पैलियोबॉटनी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। पैलियोबॉटनी में स्पेशली जो पौधों के जीवाश्म होते हैं उसको पढ़ते हैं। उसके बाद इकोलॉजी को देख लीजिए, तो सजीवों के चारों ओर का जो पर्यावरण है और उनकी जो आपस में अंतरक्रिया है उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। जेनेटिक्स जो है इसके अंतर्गत मतलब अनुवांशिकी, इसमें जीवों के अनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और पेडोलॉजी जो है इसमें मृदा और मृदा निर्माण, मिट्टी के प्रकार, ये सब हम लोग देखते हैं। फिजियोलॉजी में शरीर के अलग अलग भागों की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था कैसे आती है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसको कहाँ तक हम रोक सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और एथोलॉजी में सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसे किया है। एक छोटा सा पार्ट और आपको मिलेगा इसका, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।